नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार यादव आपके बीच में आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम सिंह पर साइंस की क्लास लेकर। तो हमारी वीडियो पे अपडेट के लिए प्रीतम सिंह YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक है वो रहेगा आपका पोषक पदार्थ, यानी हम पोषण में कौन कौन से पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोषक पदार्थ। इससे पहले हमने देखा था पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हमने देखा था कि जो पहले पाचन तंत्र है वो देखा था, उसके बाद जो ग्रंथियां आती हैं उनका अध्ययन किया था। तो अभी हमारा टॉपिक रहेगा पोषक पदार्थ। तो हमें पोषण में कौन कौन से, यानी जो हम पोषण में जो जो पदार्थ ग्रहण करते हैं, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। और हमारी बॉडी में पोषक पदार्थ कौन कौन से आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसी को आपके सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि किसी भी खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या था उसमें, कार्बोहाइड्रेट, या आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। बाकी जो वहां ऑप्शन था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और जल। ये 7 अवयव हैं जो आपके सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो अनुपात होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1 में होता है। यानी कार्बन का 1 अणु होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:2:1। और हमारे शरीर को जितनी भी कुल ऊर्जा मिलती है उससे 50 से 70% ऊर्जा केवल और केवल किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरा आता है दोस्तों प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर का 15% भाग किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। हमारे शरीर का जो 15% भाग है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। और इस प्रोटीन्स की कमी से हमारे शरीर में क्वाशिक्योर और मरासमस रोग होते हैं। अब क्वाशिक्योर क्या होता है और मरासमस क्या होते हैं। तो क्वाशिक्योर रोग क्या होता है कि जब बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां, शरीर दुबले पतले, हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वाशिक्योर कहते हैं। और मरासमस जब उनकी पेशियों में क्या आ जाता है, ढीलापन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मरासमस रोग कहते हैं। ये दोनों ही रोग किसी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा बच्चों में दुबलापन, पतलापन, ये जो आता है ये इसी की कमी से आता है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये कितने प्रकार के, सॉरी इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, छूट गया था सॉरी। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर का 15% भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन जो है इससे कमी से 2 रोग होते हैं, एक क्वाशिक्योर और एक मरासमस। दूसरा हम बात करते हैं वसा। अगला क्या है, वसा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए पदार्थ को या तत्व को या यौगिक को क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। और जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो इसे वसा कहते हैं, जब ये लिक्विड में आता है तो इसे क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और हमारे शरीर को 20 से 30% ऊर्जा किससे मिलती है, प्रोटीन, सॉरी वसा से मिलती है। किससे मिलती है, वसा से मिलती है। फिर हम बात करते हैं खनिज लवण की। तो जो खनिज लवण है वो पादप जो हैं वो भूमि से जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मानव है, जो प्राणी है या जो पशु पक्षी हैं वो भूमि से ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, वो भोजन के द्वारा खनिज लवणों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको बताएंगे, पहले एक बार बेसिक बताते हैं। उसके बाद आपके आते हैं विटामिन। तो जो विटामिन हैं, तो विटामिन की जो खोज की है वो किसने की है, फंक ने। जो विटामिन का आविष्कार माना जाता है वो किसको माना जाता है, फंक को माना जाता है। इसी प्रकार जो आपकी वसा है, तो वसा की खोज किसको माना जाता है, बर्जेलियस को माना जाता है। किसको माना जाता है, बर्जेलियस को। तो आपसे पूछा था विटामिन के आविष्कारक, तो किसको माना जाता है, फंक को माना जाता है। फिर आते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं।
और ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में आनुवांशिक लक्षणों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों के आदान प्रदान में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जो आपका जो जाल बनाते हैं गुणसूत्रों का, उसमें भी हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद आता है जल। हमारे शरीर का सबसे मुख्य अवयव क्या है, जल है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग किसका होता है, जल का होता है। यानी हमारे शरीर का टोटल 60 to 70% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ये सबसे मुख्य अवयव है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो है बेसिक कंसेप्ट कि कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन्स आ गए, वसा आ गया, खनिज लवण आ गया, विटामिन आता है, न्यूक्लिक अम्ल और जल। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमने यहाँ देख लिया, उसके बाद आता है प्रोटीन्स क्या है ये हमने देख लिया, उसके बाद वसा आ गया। अब खनिज लवण और विटामिन इनके बारे में हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि खनिज लवण कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं खनिज लवण की। तो जो मुख्य खनिज लवण हैं हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि खनिज लवण कौन कौन से, कि हमें खनिज लवण है जिनकी हमें आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, उनका कार्य क्या क्या है हमारे शरीर में, और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और ये हमें किस किस से प्राप्त होते हैं, तो इनके स्रोत क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का जो कार्य है वो है रुधिर का निर्माण करना। उसकी कमी से बेसिकली कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि रुधिर अपने आप में पूर्ण रहता है, क्योंकि रुधिर अनेक तत्व योग उत्कों से मिलकर बना होता है। उसके बाद स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जियां आती है और क्या आते हैं, आयोडीन्स आते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम आता है। तो जो मैग्नीशियम है वो पेशी व तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायक होता है। इसकी कमी से बेसिकली कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि इनकी पूर्ति अपने आप शरीर में रहती है। उसके इनका जो स्रोत है वो क्या है, सब्जियां। फिर आता है लौह अयस्क। ये आरबीसी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको रक्तलापता या रक्त की कमी भी कहते हैं, या खून की कमी कहते हैं। आरबीसी में किसकी कमी हो जाती है, लौह की कमी हो जाती है, लौह अयस्क की कमी, जिसको क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। मोस्टली ये रोग महिलाओं में होता है। इसका जो स्रोत है वो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, यकृत है आदि ऐसे जो यौगिक है उनसे क्या मिलता है, हमें लौह अयस्क मिलता है। जैसे जो पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हुआ, इनसे हमें क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। फिर आता है कैल्शियम है। ये अस्थि व दांत का निर्माण करते हैं और रक्त का थक्का बनाने में हमारे क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, यानी जो अस्थियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वह दूध, सब्जी, मांस और अनाज। आयोडीन है, इसके जो कार्य है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना है। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको हम गलगन रोग भी कहते हैं, जो गले में होता है, जो गले में गांठ सी आ जाती है उसको कहते हैं घेंगा या गलगन रोग। इसके जो मुख्य स्रोत है वो है आयोडीन, जो हमें नमक से प्राप्त हो सकता है। फिर आता है फास्फोरस, जो अस्थि व दांत का निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है जी, उसके ये जो है ये अस्थि वृद्धि में क्या कर देता है, कमी कर देता है इसकी कमी से। इसके जो मुख्य स्रोत है वह है दूध, मांस और सब्जी और अनाज। फिर सल्फर आता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मांसपेशियां फट जाती हैं इसकी कमी से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मांसपेशियों का फटना। इसके मुख्य स्रोत है मांस, दूध, अंडा और मक्खन। फिर आता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम आएगा, इसकी कमी से कोई रोग नहीं था। इसका जो अवयव क्या आ जाते हैं, सब्जियां। फिर आता है आपका क्लोरीन, ये है जो पाचन और जल संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। जो उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। सब्जियां और नमक इसके मुख्य स्रोत है। फिर आता है जस्ता, जो इंसुलिन कार्य जो हार्मोन है उसकी प्रगति में या उसके बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसकी कमी से कोई रोग नहीं होता, बेसिकली इसकी कमी नहीं होती है शरीर में। इससे प्राप्त जो किसे होगा वो यकृत, मछली और भोज्य पदार्थ हैं। फिर जो तांबा है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और इसके जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, मछली और अनाज। और अगला आता है कोबाल्ट, जो आरबीसी व विटामिन B12 क्या क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। और इनके जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, मछली व जल। तो ये हमारे क्या हैं, खनिज लवण हैं। जो पादप हैं वो खनिज लवण जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं अपने भूमि से। लेकिन हम जो प्राणी हैं या जो पशु हैं, ये हम जो भोजन प्राप्त, जो खनिज लवण प्राप्त करते हैं, ये हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। भोजन के द्वारा हम इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये थे अपने खनिज लवण। मुख्य खनिज लवण है कि खनिज लवण कौन से, उनका कार्य कौन सा है, इनकी कमी से कौन सा रोग होगा, और इनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं। अभी हम बात करते हैं विटामिन की। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे विटामिन की। तो विटामिन जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, या उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, या उनके मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो हमारे पोषक जो पदार्थ है उनका अंतिम टॉपिक है विटामिन। इससे पहले हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, आपके खनिज लवण हो गए, जल आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है कि सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। तो अभी हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन से भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो विटामिन से हम बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज मैंने आपको बताया कि आविष्कारक जो है वो किसको माना जाता है, फंक को माना जाता है। किसको माना जाता है, फंक को। और ये जो विटामिन हैं इनसे हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उनमें हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहले होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में। तो आपको याद रखना है कि जो बी और सी विटामिन है ये किस में घुलनशील होते हैं, जल में। और जो बाकी बच गए ए डी ई के वो किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन डी और के होता है वो हमारे शरीर में अंतः संश्लेषण होता है। जो विटामिन के होता है और जो विटामिन डी होता है उसका हमारे शरीर में क्या होता है, अंतः संश्लेषण होता है। और उसके बाद में आपका जो आता है विटामिन डी, ये हमें सूर्य की जो हल्की किरणें होती हैं उनसे भी प्राप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट में मैं बात करता हूं कि कई बार आपसे एक बार सवाल पूछा गया एसएससी में कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम विटामिन की कि कौन सा विटामिन है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला था विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी। यानी जो विटामिन ए है इसको रासायनिक नाम में जो कहा जाता है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और ये जो हमें प्राप्त होता है वो दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी से क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर आता है विटामिन। अब विटामिन जो बी है इसके भाग हमने कर रखे हैं, जैसे कि विटामिन बी वन को हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इसके मुख्य स्रोत में आते हैं मूंगफली, तिल, अंडा और सब्जियां। यानी जो तेलीय पदार्थ हैं वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। फिर आता है विटामिन बी2 जिसे हमें राइबोफ्लाविन कहते हैं, जिसमें त्वचा और जीवा का फटना, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि यहाँ से उनकी त्वचा और जीभ फटी हुई होती है, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी2 की कमी से या राइबोफ्लेविन की कमी से। सवाल पूछा जा सकता है कि त्वचा व होठों का फटा होना कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो कौन सी कारण, बी2 मिलेगा या राइबोफ्लेविन मिलेगा, एक ही बात है। उसके बाद में इसके जो मुख्य स्रोत है वो खमीर है, मांस है, सब्जी है और क्या आते हैं, दूध है। फिर हम बात करते हैं बी3 की, इसको कहते हैं निकोटेमेनाइड और इसके जो कमी से रोग होता है वो पेलेग्रा होता है, यानी जो त्वचा पर दाद होते हैं वो इसी की कमी से होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और सब्जियां। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी5 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं या पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसकी जो कमी से रोग होते हैं वो बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। ठीक है, मंद बुद्धि और बालों का सफेद होना इसकी कमी से होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं बी6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसमें एनीमिया यानी रक्त की कमी और त्वचा से संबंधित कुछ रोग हैं वो होते हैं। इसके प्रमुख स्रोत है यकृत, मांस और अनाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी7। तो बी7 को हम बायोटीन भी क्या कहते हैं, बायोटीन, जिसमें कमी से रोग होते हैं जैसे लकवा होना, बालों का गिरना आदि इसकी कमी से रोग होते हैं। प्रमुख स्रोत है मांस, अंडा, यकृत और दूध। फिर आता है विटामिन बी11 यानी बी11 जिसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। एनीमिया और पेचिस रोग होता है इसकी कमी से। ये इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां और सेम। फिर आते हैं विटामिन बी12 जिसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन बी12 क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु नामक रोग होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है मांस, कलेजी और दूध। फिर आता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है इसे एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है या मसूड़ों का जो फूलना होता है, जिसके बार बार मसूड़े फूलते हैं, वो रोग भी होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, आपका संतरा है, आम है, जो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो इसके क्या है, प्रमुख स्रोत है। या जो अंकुरित अनाज होता है वो भी इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन डी की बात करें तो इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस रोग होता है। बच्चों में होता है रिकेटस रोग, ज्यादातर जो होता है वो किसमें होता है, बच्चों में होता है। और ये जो विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है वो आपके तेल, दूध, अंडे और अंतः संश्लेषण। और मैंने बताया था कि
दो विटामिन ऐसे हैं जिनका अंतर संश्लेषण होता है, एक विटामिन डी और एक विटामिन के। लेकिन विटामिन डी हमें सूर्य से जो हल्की किरणें होती है उनसे भी प्राप्त होता है। फिर आपका आता है विटामिन ई, जिसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसको कहते हैं, रासायनिक नाम इसका टेकेफेरोल, जिसकी कमी से नपुंसकता रोग होते हैं, जनन क्षमता में क्या आती है, कमी आ जाती है। और इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है आपके सब्जी, दूध, मक्खन और वनस्पति तेल। फिर हम लास्ट में बात करते हैं विटामिन के, जिसको क्या कहते हैं, फ्लिकविनोन भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसके जो प्रमुख स्रोत है वो टमाटर, हरी सब्जियां और अंतर संश्लेषण है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा टॉपिक था। ये जो साइंस है आज के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रीतम सिंह के नाम से। थैंक्स दोस्तों।